गुड मॉर्निंग बच्चों। एक बार मैं कल का पार्ट थोड़ा रिवाइज कर देता हूं और नर्वस टिश्यू का जो कुछ पार्ट है वो रिमेनिंग है, कुछ टर्म्स हैं जो अपन डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है बेटा। एक चीज कल हमने जो कुछ बच्चे शायद क्लास में नहीं आए होंगे तो मैं बता दूं, ब्लड की जो पीएच होती है वो स्लाइटली एल्केलाइन होती है, 7.4 पीएच होती है। ब्लड एक लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है। ब्लड के द्वारा ट्रांसपोर्टेशन होता है डिफरेंट सब्सटेंसेस का, गैसेस का, मिनरल्स का, वेस्ट सब्सटेंसेस का भी। ओके, तो ये है। इसके अलावा बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहता है, बॉडी का जो इंटरनल प्रेशर है वो भी ब्लड के द्वारा मेंटेन रहता है। ठीक है। इसके अलावा बच्चों लिम्फ की मैं बात करूं कि जब लिम्फ जो ब्लड कैपिलरीज से फ्लो होता है तो जो ब्लड है वो स्क्वीज आउट होता है, तो ब्लड में से आरबीसी अलग हो जाती है और प्लेटलेट्स अलग हो जाती है, फाइब्रिनोजन प्रोटीन अलग हो जाती है। तो पीछे जो व्हाइट फ्लूइड रिलीज होता है उसे हम क्या कहते हैं, लिम्फ कहते हैं। ठीक है। लिम्फ के द्वारा टिश्यूज के अंदर सब्सटेंसेस का मूवमेंट होता है और वाइस वर्सा प्रोसेस भी होता है इसका, मतलब टिश्यूज से भी जो सब्सटेंस रिलीज होते हैं वो लिम्फ में रिलीज होते हैं। लिम्फ के द्वारा स्पेशली हार्मोन का ट्रांसपोर्टेशन होता है। लिम्फ क्लॉटिंग भी करता है जैसे कि ब्लड करता है। इसके बाद में कल हमने स्टार्ट किया था नर्वस टिश्यू के बारे में। बच्चों नर्वस टिश्यूज का जो ओरिजिन है दैट इज फ्रॉम द एक्टोडर्म। नर्वस टिश्यूज का ओरिजिन किससे होता है, एक्टोडर्म से होता है। ओके, जो एम्ब्रियो की एक्टोडर्म है उससे होता है। नर्वस टिश्यू की जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है वो न्यूरॉन है। न्यूरॉन की स्केच मैंने कल समझाई थी आपको। और नर्वस टिश्यूज के द्वारा हमारी स्पाइनल कोड बनती है, हमारा ब्रेन बनता है, हमारा पूरा नर्वस सिस्टम बनता है। नर्वस सिस्टम के द्वारा हमारी बॉडी कंट्रोल होती है, कोऑर्डिनेट होती है, कोऑर्डिनेशन क्रिएट होता है पूरी बॉडी ऑर्गन्स के अंदर, एक बैलेंस बनता है बॉडी के अंदर। ठीक है बेटा। एक चीज और, नर्वस जो न्यूरॉन है, न्यूरॉन की स्ट्रक्चर ऐसी होती है कि उसके अंदर कई सारे जो है प्रोसेसेस होते हैं। ठीक है ना। तो जो कई सारे छोटे प्रोसेस हैं जो साइटोन से निकलते हैं उन्हें हम डेंड्राइट्स कहते हैं, और एक सिंगल लॉन्ग प्रोसेस को हम एक्सोन कहते हैं। तो जिन एक्सोन्स के ऊपर फैट का डिपोजिशन होता है उन्हें माइलिनेटेड या मेडुलेटेड न्यूरॉन कहते हैं, और जिनके अंदर फैट का डिपोजिशन नहीं पाया जाता है एक्सोन के ऊपर तो उसे हम क्या कहते हैं, नॉन मेडुलेटेड कहते हैं। इसके अलावा बच्चों हाँ अच्छा, एक चीज और, इसके अलावा बच्चों जो एक्सोन है, एक्सोन के ऊपर इलेक्ट्रिकल चार्ज पाया जाता है, यानी कि बाहर की सरफेस पर प्लस चार्ज और अंदर की ओर नेगेटिव चार्जेस पाए जाते हैं। तो प्लस और माइनस इन चार्जेस के मूवमेंट की वजह से ही क्या होता है, एक्सोन्स के ऊपर, उनकी मेम्ब्रेन्स के ऊपर इम्पल्स का ट्रेवल होता है, ट्रेवलिंग होती है। ठीक है ना। तो इस तरीके से एक्सोन के ऊपर जो है ट्रेवलिंग होती है। क्लियर होगी बात। एक्सोन की जो मेम्ब्रेन है उसे हम एक्सोलेमा कहते हैं। एक्सोन का जो साइटोप्लाज्म है उसे एक्सोप्लाज्म कहते हैं। उनके साथ में नर्व फाइबर्स भी पाए जाते हैं। एक्सोन को जो सेल्स सराउंड करती है उन्हें हम स्वान सेल्स कहते हैं। स्वान सेल्स का जो आउटर पार्ट है उसे हम न्यूरिलेमा कहते हैं। और जो नर्वस टिश्यूज हैं उनको पैकिंग करने वाली जो सेल्स है उन्हें हम न्यूरोग्लिया सेल्स या ग्लियल सेल्स कहते हैं। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। अच्छा बच्चों, मैं रिवीजन स्टार्ट करूंगा, आज ही कर देंगे अपन स्टार्ट, लेकिन पहले थोड़ा सा पार्ट जो बचा हुआ है उसको कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है। टाइप्स ऑफ न्यूरॉन ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। तो इसमें फर्स्ट लेते हैं मल्टीपोलर, सेकंड हम लेते हैं बाईपोलर, और थर्ड लेते हैं यूनिपोलर। ठीक है बेटा, मैं समझा रहा हूं इसको आपको। और उसके बाद लेते हैं हम टाइप्स ऑफ नर्व फाइबर।
सेंसरी नर्व, मोटर नर्व, और मिक्स्ड नर्व। ठीक है बेटा, ये तो मैं लिख देता हूं जिससे कोई कंफ्यूजन ना हो। न्यूरोग्लिया सेल्स मैंने समझा दिया आपको। एपेंडाइमल सेल्स, एपेंडाइमल सेल्स। अब देखते हैं बच्चों, टाइप्स ऑफ न्यूरॉन ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। मल्टीपोलर न्यूरॉन, ये 3 टाइप्स के, मल्टीपोलर, बाइपोलर एंड यूनिपोलर। मल्टीपोलर न्यूरॉन्स के अंदर एक न्यूरॉन के अंदर हमने देखा एक साइटोन होता है, डेंड्राइट होते हैं, एक्सोन होते हैं। तो अगर किसी न्यूरॉन के अंदर कई सारे प्रोसेसेस होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? मल्टीपोलर न्यूरॉन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? हम मल्टीपोलर न्यूरॉन कहते हैं अगर कई सारे प्रोसेसेस हैं ओके न्यूरॉन के अंदर, तो दैट इज द मल्टीपोलर न्यूरॉन। फिर लेते हैं बाइपोलर न्यूरॉन। बाइपोलर न्यूरॉन क्या है बेटा? कि बाइपोलर में एक तो डेंड्राइट होता है और एक एक्सोन होता है। क्या होता है? मैं जैसे बना के बता देता हूं। जैसे मान लो ये एक न्यूरॉन है, तो इसका एक तो ये तो हो गया डेंड्राइट, ये सेल बॉडी हो गई, ठीक है, और ये एक्सोन हो गई। तो इसमें 2 ही पार्ट हुए, एक तो डेंड्राइट पार्ट हो गया और एक एक्सोन पार्ट हो गया, ठीक है ना। तो इसे हम क्या कहते हैं? बाइपोलर न्यूरॉन कहते हैं। और यूनिपोलर न्यूरॉन का मतलब है कि एक ही साइटोन होता है, साइटोन से जो प्रोसेस निकलता है वो ब्रांच हो जाता है, ब्रांच होके एक तो डेंड्राइट का काम करता है और एक एक्सोन का काम करता है। तो ऐसी न्यूरॉन को हम क्या कहते हैं? यूनिपोलर न्यूरॉन कहते हैं। दोबारा सुन लीजिए कि इसके अंदर साइटोन होता है, साइटोन के एक तरफ एक प्रोसेस होता है, वो प्रोसेस फिर ब्रांच हो जाता है, तो एक तरफ तो एक्सोन बन जाता है, एक तरफ डेंड्राइट बन जाता है। तो ऐसी न्यूरॉन को हम क्या कहते हैं? यूनिपोलर न्यूरॉन कहते हैं। ऐसी न्यूरॉन को हम क्या कहते हैं बच्चों? यूनिपोलर न्यूरॉन कहते हैं। नेक्स्ट इज द टाइप्स ऑफ नर्व फाइबर, कि जो नर्व क्या है, नर्व के अंदर काफी सारी जो है नर्व फाइबर जो मिक्स हो जाती है, न्यूरॉन मिक्स हो जाती है और बंडल के रूप में होती है, तो उसे हम नर्व कहते हैं। तो टाइप्स ऑफ नर्व फाइबर्स में सबसे पहले लेते हैं सेंसरी नर्व। सेंसरी नर्व के अंदर खाली सेंसरी न्यूरॉन्स होती हैं। खाली क्या होती है? सेंसरी न्यूरॉन्स होती है, जो कि इंपल्सेस को ट्रेवल करवाती हैं स्पाइनल कोड तक और आगे ब्रेन तक, ठीक है ना। तो लेते हैं मोटर नर्व। मोटर नर्व के अंदर केवल मोटर न्यूरॉन्स होती है, मोटर फाइबर्स होते हैं, ठीक है ना। वो ऑर्डर इंपल्सेस को स्पाइनल कोड से ट्रांसपोर्ट करती है, ट्रेवल करती है टू द टारगेट ऑर्गन, टू द टारगेट टिश्यू, ओके। नेक्स्ट लेते हैं मिक्स्ड नर्व। मिक्स्ड नर्व के अंदर सेंसरी नर्व फाइबर भी होते हैं एंड मोटर नर्व फाइबर भी होते हैं। तो ऐसी नर्व्स को हम क्या कहते हैं? मिक्स्ड नर्व्स कहते हैं। इसके बाद लेते हैं एपेंडाइमल सेल्स, कि जो ब्रेन के अंदर जो खाली जगह हैं जिन्हें हम वेंट्रिकल्स कहते हैं, तो वहां जो सराउंड करने वाली जो सेल्स हैं, जो कॉलमनर भी होती हैं, दे आर द एपेंडाइमल सेल्स। ओके बच्चों, दोबारा सुनिए आप। ब्रेन के अंदर जो वेंट्रिकल्स हैं, जो स्पेसेस हैं जिनको लाइनिंग करती है जो सेल्स, दे आर द एपेंडाइमल सेल्स एंड दे मे बी कॉलमनर। उनकी कॉलम शेप के स्ट्रक्चर हो सकती है। ओके बेटा, तो ये है इस तरीके से, ठीक है। तो ये आपका चैप्टर आज कंप्लीट होता है। आज या कल मैं आपको इसके आगे के नोट्स भी सेंड करूंगा। आज मैं रिवीजन का पार्ट ले रहा हूं। अब यहाँ पर थोड़ा सा 2-3 वर्ड और हैं। माइक्रोविलाई, ठीक है, ब्रश बॉर्डर, एंड सीलिया या काइनोसीलिया। इधर देखिए बेटा, माइक्रोविलाई क्या है? माइक्रोविलाई क्या है कि कोई सेल्स की लेयर है, उसके ऊपर फिंगर लाइक जो प्रोजेक्शंस, जो प्रोसेस निकलते हैं, जो मूवेबल नहीं होते हैं, जो मूवमेंट शो नहीं करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? माइक्रोविलाई कहते हैं। इसके बाद लेते हैं ब्रश बॉर्डर। ये भी एक स्पेशल टाइप के जो है प्रोसेसेस हैं जो सेल की सरफेसेस से एमर्ज होते हैं। तो फिर इस ऐसी एपिथेलियम को हम ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम कहते हैं। सीलिया, सीलिया जो है वो हेयर लाइक प्रोजेक्शंस हैं।
ठीक है ना, जो कि फ्लेक्सिबल भी होते हैं, मूवेबल होते हैं, ऐसे मूवमेंट शो करते हैं और म्यूकस वगैरह या सब्सटेंसेस को मूव करवा देते हैं। इन्हें हम काइनोसिलिया भी कहते हैं। ओके बेटा, एक चीज ये हो गई। इसके बाद में जो एपिथेलियम बनती है ना, जो एपिथेलियम बनती है तो उसमें एक सेल दूसरी सेल से एडजेसेंट वे में अटैच्ड होती है। ओके, तो जो एडजेसेंट सेल्स है उनकी सेल मेम्ब्रेन के बीच में ज्वाइनिंग पाई जाती है, अटैचमेंट पाया जाता है। ठीक है बेटा, मैं बता दूं रिवीजन स्टार्ट करने वाला हूं, ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है, थोड़ा सा कुछ पार्ट है वो अपन देख रहे हैं बस, ठीक है ना। तो एडजेसेंट सेल मेम्ब्रेन्स के बीच में इनमें ज्वाइनिंग या जंक्शन पाया जाता है, ठीक है ना। तो इसको हम डिस्कस कर लेते हैं, फिर अपन नया स्टार्ट करते हैं चैप्टर, ठीक है, जो रिवीजन का पार्ट है। तो एक तो मैं बता रहा हूं बच्चों, एक तो है इंटरडिजिटेशन। अपन जॉइंट्स की बात, जंक्शन की बात करें ना, इंटर डिजिटेशन, ठीक है, एक तो ये हो गया। एक हो गया टाइट जंक्शन, ठीक है, और एक हो गया गैप जंक्शन। कि जब टिश्यूज फॉर्म होते हैं, स्पेशली जो एपिथेलियम टिश्यूज बनते हैं, तो उनमें एक सेल दूसरी सेल से एडजेसेंट वे में अटैच्ड होती है। तो इंटरडिजिटेशन क्या है, इसमें क्या होता है कि वो इंटरडिजिटेट हो जाते हैं, ठीक है ना, ऐसे फिंगर लाइक अटैचमेंट ऐसे, ठीक है ना, आपस में करके और एक डिस्क लाइक शेप बना लेते हैं उस जगह जहां पर वो जॉइंट होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, इंटरडिजिटेशन कहते हैं। फिर लेते हैं हम टाइट जंक्शन। टाइट जंक्शन में क्या होता है कि एक जो सेल, दो आसपास की जो सेल्स हैं वो एकदम टाइटली पैक्ड हो जाती है, उनके बीच में कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं रहता एकदम, तो सेल टू सेल सब्सटेंसेस मूव करते रहते हैं, ठीक है ना, तो इसे हम क्या कहते हैं, टाइट जंक्शन कहते हैं। और गैप जंक्शन क्या है कि दो सेल्स के बीच में एक थोड़ा स्पेस या गैप पाया जाता है, जिससे क्या है कि मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट उस स्पेस से होते हुए अगली सेल में पॉसिबल होता है। तो इस प्रकार के सेल्स के बीच के जंक्शन को हम क्या कहते हैं, गैप जंक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, हम गैप जंक्शन कहते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये बेटा चैप्टर आज कंप्लीट हो रहा है। आज मैं आपको चैप्टर 3 के बारे में थोड़ी बहुत डिटेलिंग देता हूं आपको, ठीक है। चलिए, जो बच्चे कल की क्लास में नहीं थे वो वीडियो देखना जरूर कल का, आज अगर अपलोड हो जाता है तो। और कल मैंने न्यूरॉन की स्ट्रक्चर समझाई थी, अभी मैं रिवीजन पार्ट ले रहा हूं बच्चों। रिवीजन में मैं ले रहा हूं चैप्टर 3। ठीक है, प्लांट किंगडम ले रहा हूं। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं प्लांट के क्लासिफिकेशन की। ओके, प्लांट क्लासिफिकेशन की बात करूं बच्चों, अपन वर्बली ज्यादा चलेंगे क्योंकि रिवीजन बच्चों मेरे को एक लिमिटेड टाइम है मेरे पास में, हाफ-ईयरली एग्जाम से पहले, मिड टर्म से पहले, तो मैं एक स्मार्ट वे में वर्बली चलते हुए, जहां जरूरत हुई कि बहुत ज्यादा जरूरत है वहां स्केच ड्रॉ करते हुए आपको समझाऊंगा। आपका पूरा सपोर्ट चाहिए, आपका इसलिए चाहिए कि आप उन नोट्स को उसी दिन पढ़ लें, तो नोट्स के दौरान भी कोई डाउट आए तो वो आप मेरे को रिवीजन के दौरान पूछ सकते हैं। बच्चों, जो फर्स्ट 2 चैप्टर्स हैं वो मैंने आपको यूट्यूब वीडियो जो हैं हमारे स्कूल के जो शूट हो रखे हैं वो मैंने आपको सेंड किए हैं। आप उन दोनों चैप्टर्स के वीडियोस को देखते हो, आपके सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे और बकायदा आप नोट्स पढ़ेंगे तो भी क्लियर होंगे। और आपको कोई भी डाउट होता है उस दौरान तो यू कैन आस्क मी, ओके।
हम डिस्कस कर रहे हैं प्लांट के किंगडम को स्टडी कर रहे हैं बच्चों। रॉबर्ट विटेकर ने सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को 5 किंगडम में क्लासिफाई किया 1969 में। उनके क्लासिफिकेशन के सिस्टम को वी आर कॉल्ड 5 किंगडम सिस्टम। उन्होंने सेल के स्ट्रक्चर के बेसिस पर कि सेल प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक है, नंबर ऑफ सेल्स के बेसिस पर कि ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर है या मल्टी सेलुलर है, ठीक है बेटा। उसके अलावा मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेसिस पर कि वो ऑटोट्रॉफिक है या हिट्रोट्रॉफिक है, हिट्रोट्रॉफिक में भी कौन सा टाइप है, एंड फाइलोजेनिक कि जो इवोल्यूशन की जो हिस्ट्री है उसके बेसिस पर उन्होंने ये 4 बेस लिए और उन्होंने सभी लिविंग बीइंग को 5 ग्रुप्स में क्लासिफाई किया। उनके 5 किंगडम के नेम है अकॉर्डिंग टू चैप्टर 2 जो मैंने आपको कराया है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। ओके बेटा, मोनेरा के अंदर उन्होंने यूनिसेलुलर एंड प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया। प्रोटिस्टा के अंदर यूनिसेलुलर एंड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया। फंगाई के अंदर यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, यूकैरियोटिक, हिट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया, पैरासिटिक ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया। और प्लांट के अंदर उन्होंने सभी मल्टीसेलुलर, यूकैरियोटिक, फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स यानी कि प्लांट्स को क्लासिफाई किया। एंड एनिमल किंगडम के अंदर सभी हिट्रोट्रॉफिक, मल्टीसेलुलर, कॉम्प्लेक्स एनिमल्स को क्लासिफाई किया। तो बच्चों मोनेरा, प्रोटिस्टा एंड फंगाई ये आपके चैप्टर 2 में है। प्लांट के लिए और एनिमल किंग के लिए चैप्टर 3 है प्लांट के लिए और चैप्टर 4 है एनिमल के लिए, ठीक है बेटा। अब बात करते हैं प्लांट किंगडम की। बेटा प्लांट्स को क्लासिफाई किया गया उनके डेवलपमेंट के बेसिस पर। तो प्लांट्स को 5 ग्रुप्स में क्लासिफाई किया गया। अर्थ के ऊपर जितने भी प्लांट्स हैं वो 5 टाइप्स के हैं, एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स। क्लियर होगी बात? दोबारा सुन लीजिए, अर्थ के ऊपर जितने भी प्लांट्स हैं उनको 5 ग्रुप्स में क्लासिफाई किया गया है, एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। ओके बेटा, तो अब इसमें देखिए आप, सबसे सिंपल है एल्गी। इनके अंदर एम्ब्रियो नहीं बनता, इनके अंदर कॉम्प्लेक्स बॉडी नहीं पाई जाती, ठीक है ना, इनके, ठीक है ना, इससे इनके अंदर एम्ब्रियो नहीं बनता, ठीक है ना। नेक्स्ट लेते हैं हम ब्रायोफाइट। ब्रायोफाइट एल्गी से थोड़े डेवलप हैं, इनमें एम्ब्रियो स्पेस पाई जाती है। ब्रायोफाइट से आगे आता है टेरिडोफाइट। इनमें, अच्छा, ब्रायोफाइट में और टेरिडोफाइट में बीज नहीं बनते, एम्ब्रियो बनता है, लेकिन वो थोड़ा और डेवलप हो गया। फिर आ जाते हैं जिम्नोस्पर्म में। जिम्नोस्पर्म में सीड भी बनते हैं, वो थोड़ा और डेवलप हो गया। जिम्नोस्पर्म के बाद में आते हैं सबसे जो मोस्ट डेवलप्ड प्लांट है वो है एंजियोस्पर्म प्लांट, ठीक है। दे हैव द सीड्स, दे हैव द फ्रूट्स, दे हैव द फ्लावर्स, दे हैव द कॉम्प्लेक्स टिश्यूज, कॉम्प्लेक्स वेस्कुलर टिश्यूज। ओके बेटा, तो ये है। तो एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। सबसे पहले मैं बात करूंगा बच्चों एल्गी की। जो टर्म एल्गी है बच्चों, जो टर्म एल्गी है ना, ये किसने दी? टर्म एल्गी कैरोलस लीनियस। किसने दी? कैरोलस लीनियस ने दी। ओके, अब मैं फटाफट, अच्छा बच्चों लर्निंग का तरीका बताता हूं। आप हर ग्रुप के 10-10 कैरेक्टर लर्न कर लो, वो भी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, आपकी तैयारी हो गई। और 2-2, 3-3 एग्जांपल्स लर्निंग कर लो, ठीक है बेटा। अब एल्गी लेते हैं बच्चों। एल्गी सबसे सिंपल प्लांट है। एल्गी यूनिसेलुलर भी होते हैं, एल्गी मल्टी सेलुलर भी होते हैं। एल्गी के अंदर रूट्स नहीं पाई जाती, स्टेम्स नहीं पाए जाते, शूट नहीं पाया जाता, लीव्स नहीं पाई जाती। ओके, एल्गी यूबिक्विटस होती है, इनको जहां भी मॉइस्चर मिलता है वहां ये ग्रो हो जाती हैं। आपने अपने घरों के आसपास भी हरी काई देखी होगी, वो एल्गी ही है। एल्गी सॉइल के ऊपर
दीवारों, मॉइस्ट दीवारों के ऊपर, पुरानी दीवारों पर, पुरानी ट्री ट्रंक्स के ऊपर, जहां भी उन्हें मॉइस्चर मिलता है वहां ये ग्रो होना शुरू हो जाती है। एल्गी के अंदर डिफरेंट टाइप के पिगमेंट्स पाए जाते हैं, तो ये फोटोसिंथेसिस कर सकती है। जो यूनिसेलुलर लार्जेस्ट एल्गी है वो है एसिटाबुलेरिया। एल्गी के अंदर कॉम्प्लेक्स टिश्यूज नहीं पाए जाते, वेस्कुलर टिश्यूज एब्सेंट होते हैं, जाइलम फ्लोएम इनमें नहीं पाए जाते। एल्गी के अंदर एम्ब्रियो स्टेज एब्सेंट होती है। ठीक है बेटा, ये पानी के अंदर भी ग्रो हो जाते हैं, समुद्रों में भी ग्रो हो जाते हैं, सी वाटर में भी ग्रो हो जाते हैं। एल्गी के अंदर जो सेक्सुअल ऑर्गन है वो यूनिसेलुलर होता है, जो सेक्सुअल पार्ट है वो यूनिसेलुलर होता है और नॉन जैकेटेड होता है। क्या होता है? नॉन जैकेटेड होता है। क्लियर हो गई बात आपके? एल्गी के अंदर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पाया जाता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी पाया जाता है। जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है वो फ्रेगमेंटेशन के द्वारा, एडवेंटिटियस बर्ड्स के द्वारा, ठीक है ना, स्टॉलन्स के द्वारा या ट्यूबर्स नाम की जो स्ट्रक्चर्स होती है उनके द्वारा हो जाता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिफरेंट टाइप के स्पोर्ट्स के द्वारा, क्लेमाइडोस्पोर्स के द्वारा, एप्लेनोस्पोर्स के द्वारा, हिप्नोस्पोर्स के द्वारा, टेट्रास्पोर्स के द्वारा हो जाता है। सिंपल से। इसके बाद होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि दो एल्गल सेल्स या दो गैमेट्स आपस में फ्यूज हो जाते हैं, ठीक है ना, उनके फ्यूजन से जाइगोट बनता है। जाइगोट में जब मियोसिस होता है तो नया एल्गी ग्रो हो जाता है। तो एल्गी की जो मेन प्लांट बॉडी है वो हैप्लॉइड होती है। एल्गी की जो मेन प्लांट बॉडी है क्या होती है? हैप्लॉइड होती है। नंबर ऑफ क्रोमोसोम उनमें हैप्लॉइड सेट पाया जाता है, ठीक है ना। तो जो मेन बॉडी है एल्गी की वो गैमेटोफाइटिक होती है, हैप्लॉइड होती है। जब उनमें दो गैमेट्स का या दो एल्गल सेल्स का फ्यूजन होता है तो डिप्लॉइड स्टेज आती है, जिसे हम जाइगोट कहते हैं। जाइगोट में वापस से मियोसिस होता है तो वापस से हैप्लॉइड स्टेज शुरू हो जाती है। यानी कि जो एल्गी के अंदर जो डोमिनेंट पार्ट है उसकी लाइफ का वो हैप्लॉइड होता है। हैप्लॉइड आप समझते हैं हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम हैप्लॉइड होता है, और जो मेन प्लांट बॉडी होती है एल्गी की वो गैमेटोफाइटिक होती है। वो क्या होती है बेटा? गैमेटोफाइटिक होती है। बताइए समझ में आया नहीं आया? आगे आपके तो ये तो हो गए फीचर। आपको 10 फीचर लर्न करने और 2-4 एग्जांपल लर्न करने। अब बात करते हैं एल्गी के क्लासिफिकेशन की। तो एल्गी बच्चों 3 टाइप की है। ग्रीन एल्गी, ग्रीन एल्गी, ठीक है, इसे इसकी क्लास को हम क्लोरोफाइसी कहते हैं, क्लोरोफाइसी। ओके। बी हम लेते हैं ब्राउन एल्गी, इसे हम कहते हैं फियोफाइसी। ठीक है बेटा। और सी हम लेते हैं रेड एल्गी, इसे कहते हैं रोडोफाइसी। आप सबसे बच्चों रिक्वेस्ट है कि रेगुलर बने रहना, तो अपन क्या करेंगे, रिवीजन पार्ट को थोड़ा जल्दी ले लेंगे ना। तो ग्रीन एल्गी, तो ग्रीन एल्गी की अपीयरेंस ग्रीन होती है। इनकी क्लास को क्लोरोफाइसी और इनके ग्रुप को क्लोरोफाइटा कहते हैं। और ये जहां भी इन्हें मॉइस्चर मिलता है वहां ये ग्रो हो जाते हैं। अब इनमें स्पेशल फीचर देखिए, बाकी सब फीचर वही है, अब स्पेशलिटी देखिए इनके अंदर कि इनके अंदर जो रिजर्व फूड है, इनके अंदर जो रिजर्व फूड है वो स्टार्च होता है। क्या होता है बेटा? रिजर्व फूड इनमें स्टार्च होता है, ठीक है ना। इसके अलावा पिगमेंट्स कौन कौन से होते हैं इनमें? क्लोरोफिल ए, बी, ठीक है ना, और कैरोटीनॉइड, कैरोटीन, ये सब पिगमेंट्स पाए जाते हैं, ठीक है। इनमें फ्लैजेला एब्सेंट होते हैं, ठीक है ना। इनके गैमेट्स के अंदर हाँ क्लेमाइडोमोनास के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो ये इनके फीचर है। अब तो ये इंपॉर्टेंट फीचर है, बाकी सब कैरेक्टर सेम ही रहेंगे। इसके बाद में बेटा इनके रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। तो इनमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पाया जाता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के अंदर क्या होता है बच्चों? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में फ्रेगमेंटेशन के द्वारा, बर्ड्स के द्वारा, स्टॉलन्स के द्वारा, ट्यूबर्स के द्वारा इनमें हो जाता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो जो गैमेट्स हैं उनका फ्यूजन होता है।
तो ये आइसोगेमस भी हो सकता है, एन आइसोगेमस भी हो सकता है, ओगेमस भी हो सकता है। अब इनका मीन क्या है? आइसोगेमस का मीन ये होता है बच्चों कि जो दो गैमेट हैं अगर वो स्ट्रक्चर में, शेप में, साइज में सब में इक्वल है तो इनके फ्यूजन को हम क्या कहते हैं? आइसोगेमी कहते हैं, और इस प्रकार का फ्यूजन आइसोगेमस फ्यूजन कहलाता है। अगर मान लो स्ट्रक्चर सेम है दो फ्यूजिंग गैमेट्स की, अगर दो फ्यूजिंग गैमेट्स की स्ट्रक्चर सेम है, साइज अनइक्वल है, तो उसे हम कहते हैं एन आइसोगेमस फ्यूजन या एन आइसोगेमी कहते हैं, ठीक है ना। और अगर ठीक है ना टोटली डिफरेंट टाइप के हों अगर गैमेट्स, तो उसे हम ओगेमस कहते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज है। तो जब गैमेट्स का फ्यूजन होता है तो फ्यूजन के बाद में जाइगोट बनता है, जाइगोट में फिर मियोटिक सेल डिवीजन होता है, उससे वापस से हैप्लॉइड सेल्स बनती हैं और वो ग्रो होकर नए एल्गी को डेवलप कर देती हैं। इनके अंदर एक सर्कुलर स्ट्रक्चर्स पाई जाती है जिन्हें पायरिनोइड्स कहते हैं, जो कि प्रोटीन स्ट्रक्चर्स होती है जिनके अंदर स्टार्च का स्टोरेज पाया जाता है, पायरिनोइड। बताओ बच्चों समझ में आया नहीं आया? क्लेमाइडोमोनास है, वॉलवॉक्स है, ठीक है ना, ये इनके एग्जाम्पल हैं। तो ये बेटा ग्रीन एल्गी का पार्ट है। इंपॉर्टेंट फीचर को याद करो आप, ठीक है ना। एक चीज और, आपके हाफ ईयरली एग्जाम है तो बेटा आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है, आप एनसीईआरटी को फॉलो करते हुए तैयारी करें, आप एनसीईआरटी से तैयारी करें, कोई दिक्कत नहीं है। जिस भी टॉपिक में आपको दिक्कत आती है वो आप नोट से प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आप तैयारी करेंगे इस तरीके से तो आप बेस्ट कर जाएंगे अपना, ठीक है। तो ये तो हो गया ग्रीन एल्गी का पार्ट। फिर लेते हैं हम ब्राउन एल्गी। ब्राउन एल्गी की क्लास थियोफाइसियर, इनका ग्रुप थियोफाइटा है, और ये लार्ज एल्गी होती है और ये समुद्री सी वाटर में पाई जाती हैं, ओके। और बहुत ज्यादा लार्ज होती है, ये चट्टानों से टकरा के टूट जाती हैं। जो शिप होते हैं, जो समुद्रों में जहाज चलते हैं, उनके नीचे एंटेगल हो जाती है, ठीक है, उनकी स्पीड को स्लो कर देती हैं। क्लियर होगी बात आपके? तो इस तरीके से लार्ज एल्गी, ये आयोडीन और पोटाश, ये जो एल्गी होती है ये आयोडीन और पोटाश का रिच सोर्स होती है। क्या होती है ये? आयोडीन एंड पोटाश का रिच सोर्स होती हैं। तो इन ब्राउन एल्गी को हम क्या कहते हैं? कैल्प्स कहते हैं। इन लॉन्ग ब्राउन एल्गी को हम कहते हैं कैल्प्स, KELPS, कैल्प्स कहते हैं। अब इनमें पिगमेंट की बात करते हैं। तो इनमें बच्चों क्लोरोफिल A एंड C, ज़ैंथोफिल्स, फ्यूकोजेंथीन, इसके अलावा ल्यूटीन है, कैरोटीन है, ये सब एसेसरी पिगमेंट थोड़ी बहुत अमाउंट में पाए जाते हैं। तो ज़ैंथोफिल, फ्यूकोजेंथीन, क्लोरोफिल A, C पाए जाते हैं। इनके अंदर जो फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट है, जो फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्ट है, ध्यान से देखना, डी मैनिटॉल है। क्या है? डी मैनिटॉल है, ठीक है बेटा। और जो रिजर्व फूड है, जो स्टोर्ड फूड है, वो लेमिनरीन है। डी मैनिटॉल है और लेमिनरीन है। क्लियर होगी? डी मैनिटॉल तो फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट है और जो स्टोर्ड फूड है वो लेमिनरीन स्टार्च है। तो स्टार्च कौन सी इनमें? लेमिनरीन है। इनका कलर ब्राउन होता है और ये आयोडीन का रिच सोर्स होती हैं। और इनकी जो सेल वॉल है, ठीक है ना, तो जो ग्रीन एल्गी है उनकी सेल वॉल तो पेक्टोज की, सेलुलोज की इनकी बनी होती है, ठीक है ना। इनकी सेल वॉल के अंदर जो इनर सेलुलोज है वो तो पेक्टोज की है, लेकिन आउटर सेल वॉल में जो है म्यूसिलेज है और दूसरे सब्सटेंसेस मिलके बनाते हैं। तो ऐसे सेल वॉल को हम क्या कहते हैं? फाइकोकोलॉइड्स कहते हैं। क्या कहते हैं? फाइकोकोलॉइड्स कहते हैं। और ब्राउन एल्गी से बच्चों एगार मिलता है, जो कि न्यूट्रिएंट मीडिया के रूप में लेबोरेटरीज में यूज आता है, ठीक है ना। तो एगार का प्रोडक्शन, एल्जीनिन का प्रोडक्शन इनके द्वारा किया जाता है, ठीक है ना। एक चीज और, इन तीनों एल्गी को जब आप पढ़ रहे होंगे तो इनका जो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है वो लगभग सेम सा है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। फूड के रूप में, एगार प्राप्ति में, ठीक है ना, न्यूट्रिएंट्स के प्राप्ति में, आयोडीन के को लेने में, ठीक है ना, दवाइयों को प्रोड्यूस करने में, तो ये सब इनके हैं, ठीक है ना। ये इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है।
तो ये तो बात होगी ब्राउन एल्गी की। अब इनमें फ्लैजिलेशन पाया जा सकता है, इनमें फ्लैजिलेशन पाया जा सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं रिप्रोडक्शन की। रिप्रोडक्शन की बात करें तो इनमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पाया जाता है, वही सेम, फ्रेगमेंटेशन, एडवेंटिटियस बर्ड्स, स्टॉलन्स, ट्यूबर्स। अब आ जाते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पर। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें टेट्रास्पोर के द्वारा, न्यूट्रल स्पोर के द्वारा, हैप्लॉइड एप्लेनोस्पोर के द्वारा, हिप्नोस्पोर्स के द्वारा, एकाइनिड्स के द्वारा इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। उनके जर्मिनेशन से नया एल्गी डेवलप हो जाता है। एक और चीज, इनमें जो जाइगोट बनता है उसमें जाइगोट में मियोसिस नहीं होता है, यानी कि इनसे डिप्लॉइड एल्गी डेवलप हो जाती है, डिप्लॉइड एल्गा डेवलप हो जाता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें पानी के अंदर पाया जाता है, तो जो गैमेट्स हैं वो पानी में रिलीज हो जाते हैं। तो गैमेट ये फ्यूजन आइसोगेमस या एन आइसोगेमस हो सकता है, और पानी के अंदर दो गैमेट्स का फ्यूजन होता है, इससे जाइगोट बनता है। जाइगोट से फिर डिप्लॉइड एल्गल बॉडी डेवलप हो जाती है इनके अंदर। क्लियर होगी बात? तो ये बेटा, तो इनके एग्जाम्पल है मैक्रोसिस्टिस, नीरियोसिस्टिस, इनके एग्जाम्पल है, ठीक है बेटा। ये करते हैं आपसे बात, है ना। इसके बाद में आते हैं बच्चों रेड एल्गी के ऊपर। रेड एल्गी की क्लास है, उसे हम रोडोफाइसी भी कहते हैं, और इनका ग्रुप रोडोफाइटा है, और ये सी वाटर में पाए जाते हैं, और ये डीप पाए जाते हैं, सबसे ज्यादा डीप पाए जाते हैं, क्योंकि इनके अंदर जो पिगमेंट्स हैं, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल डी, इसके अलावा जेंथिन, फ्यूकोजेंथिन, जेंथोफिल्स, फाइकोएरिथ्रिन, इनके अंदर फाइकोएरिथ्रिन, ठीक है ना, फाइकोसाइनिन, ये सब पिगमेंट्स पाए जाते हैं। तो ये डीप अंदर तक पाए जाते हैं। और रेड एल्गी जो होती है, जो सनलाइट का जो स्पेक्ट्रम है उसके ब्लू जो पार्ट है ना, जो ब्लू पर्पल पार्ट है, उसको वो एब्जॉर्ब करती है। तो इनकी क्या है, वेवलेंथ शॉर्ट होती है, और जो पेनिट्रेशन पावर है वो बहुत शार्प होती है। तो ये जो स्पेक्ट्रम है ये एकदम डीप पानी में जा सकता है। तो यही कारण है कि रेड एल्गी जो होती है वो डीप पानी में पाई जा सकती है, ठीक है ना। इनके अंदर फाइकोएरिथ्रिन जो पिगमेंट है वो इनको रेड कलर प्रोवाइड कराता है, और जो फाइकोसाइनिन है वो इनको ब्लूइश कलर देता है, ठीक है ना। इनकी जो सेल वॉल है वो फाइकोकोलॉइड्स कहते हैं उससे हम, और इनसे हमें एल्जीनिक एसिड मिलता है जो कि लेबोरेटरी वर्क में यूज लिया जाता है, ठीक है ना। अगर मैं इनके रिप्रोडक्शन की बात करूं तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इनमें पाया जाता है सेम मेथड्स के थ्रू। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है डिफरेंट टाइप के स्पोर्स के द्वारा, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी पाया जाता है गैमेट्स के फ्यूजन के द्वारा। लेकिन रेड एल्गी के अंदर oogamous, रेड एल्गी के अंदर oogamous टाइप का जो है फ्यूजन पाया जाता है, oogamous फ्यूजन पाया जाता है। पिगमेंट्स में बता दूं, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल डी, फ्यूकोजेंथिन, जेंथोफिल्स, फाइकोएरिथ्रिन, फाइकोसाइनिन, ये सब पिगमेंट्स इनमें पाए जाते हैं। अब इनमें मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो रिजर्व फूड है वो है फ्लोरिडियन स्टार्च। रिजर्व फूड क्या है बच्चों? फ्लोरिडियन स्टार्च है। फ्लोरिडियन स्टार्च है, ठीक है बेटा। तो ये चीज है। अच्छा बच्चों, जो एल्गी के अगर मैं इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात करूं तो जैसे कि क्लोरेला है, तो जो क्लोरेला है एल्गी है उसको स्पेस में भी ले जाते हैं, ठीक है ना, ऑक्सीजन के सोर्स के रूप में। क्लियर हो गई बात? तो इस तरीके से, ठीक है ना। तो इनके काफी सारे हैं जो फूड के रूप में, मेडिसिन के प्रोडक्शन में, ठीक है ना, दूसरे जो इंडस्ट्रियल यूज हैं, एगार के फॉर्मेशन में रेड एल्गी काम में लिया जाता है, एगार प्राप्ति के लिए, ठीक है ना, एल्जीनिन को प्राप्त करने के लिए इसको यूज लिया जाता है। तो ये इतने सारे इनके फीचर्स हैं। क्लियर होगी बात आपके? तो बच्चों, आज की क्लास में हमने एल्गी को डिस्कस किया। आपसे मैं ये सजेशन दे रहा हूं, चलो मैं एक बार हाँ, आपको मैं ये सजेशन दे रहा हूं बेटा कि एल्गी के टॉपिक को तैयार करें तो पहले उसके 10 से 12 फीचर लर्न कर लें और उसके कुछ एग्जांपल्स लर्न कर लें, फिर 3 एल्गी को टेबुलर फॉर्म में लर्न करें। मेन फीचर तो सबके सेम ही होंगे, आपको डिफरेंस कहाँ दिखाना है, एक तो पिगमेंट्स में दिखाना है, एक फ्लैजिलेशन में। फ्लैजिलेशन इनमें भी पाया जाता है, फ्लैजिलेशन में दिखाना है आपको, पिगमेंट्स में डिफरेंशिएशन दिखाना है। उसके अलावा रिप्रोडक्शन में यदि कोई डिफरेंस है उसमें दिखाना है। रिजर्व फूड क्या है, जैसे इनमें फ्लोरिडियन स्टार्च है, इसमें लैमिनरीन है और इसमें स्टार्च है, तो यहाँ दिखाना है आपको।
सेल वॉल के अंदर कोई डिफरेंस है तो वहां आपको डिफरेंस दिखाना है, तो ऐसा करते हुए आप डिफरेंस दिखा सकते हैं, ठीक है ना। तो मेरे हिसाब से आपको इजीली लर्न हो जाएगा। तीनों एल्गी को भी आप इसी तरीके से तैयार करें। कल की क्लास में हम ब्रायोफाइटा जो ग्रुप है उसको हम डिस्कस करेंगे। अंडरस्टूड?